हेलो एवरीवन। सो वेलकम इन आवर चैनल यूजीसी नेट वर्ल्ड। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम रेगुलर इस चैनल पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आएंगे और जो भी यूजीसी के सिलेबस में पार्ट है उस पे आपको सिस्टमेटिकली वीडियोस मिलेंगी। इस सीरीज़ में पॉलिटिकल थॉट पे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे दीपक सर ने अपना लेक्चर स्टार्ट किया है। मैं यहाँ से इंटरनेशनल रिलेशन पे अपने लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल थ्योरी ये दोनों बहुत बड़े टॉपिक है नेट जेआरएफ के लिए। आईआर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अगर आप 2021 वाला जो सेशन लास्ट में हुआ है 2022 में, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आईआर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत सारे वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जहाँ पे आपको एक सब्जेक्टिव नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सीरीज़ में हम आईआर से स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या है और क्यों इंटरनेशनल रिलेशन को हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, और उसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्कूल है इंटरनेशनल रिलेशन में वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो कि इंटरनेशनल रिलेशन है क्या। इंटरनेशनल रिलेशन कहने का मतलब होता है कि हम जब दो देशों के बीच के संबंध को स्टडी करते हैं, दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच के संबंध को स्टडी करते हैं, तो मेनली ये बहुत ही न्यू डिसिप्लिन है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन एज अ सब्जेक्ट देखोगे तो इट्स अ वेरी न्यू डिसिप्लिन इन कंपैरिजन टू अदर डिसिप्लिन्स लाइक पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड ऑल। तो अगर आप इसका हिस्ट्री देखोगे तो शुरू से अगर आप देखो तो 1914 में जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय ये संबंधों को समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। वुड्रो विल्सन को इंटरनेशनल रिलेशन का फादर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार इसका चेयर किया था, एज अ सब्जेक्ट इसको जो है स्टार्ट करने की कोशिश करी गई थी। वहाँ से स्टार्ट होता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में हम अलग अलग फेजेस को पढ़ते हैं। वर्ल्ड में जो विश्व का इतिहास रहा है उसमें हम अलग अलग स्टेजेस को पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर में, कौन कौन से वर्ल्ड ऑर्डर में जो नेशंस थे, जो नेशन स्टेट थे, वो आपस में कैसे बिहेव करते हैं। अगर हम स्टार्ट करें इंटरनेशनल रिलेशन के वर्ल्ड ऑर्डर को, तो इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं कि लैंडमार्क इवेंट है वो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में आया था। और 1648 के बाद एक्चुअली हुआ क्या कि जो नेशन स्टेट है उनका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो गया, और जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, कि एक नेशन स्टेट के अंदर में, उसके अंदरूनी मामले में कोई दूसरा नेशन स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये जो आइडियोलॉजी स्ट्रांग हो गई, तो यहाँ से एक वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट होता है। और ये 1914 तक, जहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, वहाँ तक ये वर्ल्ड ऑर्डर चलता है जिसको हम बोलते हैं वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर। उसके बाद 1914 में वॉर होता है, उस समय का सबसे डिसेसिव और सबसे ब्रूटल वॉर होता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा वॉर ना कभी हुआ था ना कभी होगा। तो उसके बाद जो बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स थे, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे, उन्होंने सोचा कि ये वॉर हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ कि ये इतना बड़ा वॉर जो है, इतने कैजुअलिटीज़ यहाँ पे हुए, इसके पीछे का रीज़न क्या था। तो एक सबसे बड़ा रीज़न जो सामने निकल के आया वो ये था कि हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे ध्यान नहीं दिया। जो नेशन स्टेट थे वो आपस में ऐसे ही बिहेव करते थे बिना किसी रूल और रेगुलेशन के। तो वहाँ से जो एक पहली स्कूल है इंटरनेशनल रिलेशन में, उसको हम लिबरलिज्म बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लिबरल स्कूल को स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ समझेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जैसे कि आपने अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े होगे तो आपको अब आगे पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। हमारे जो यूट्यूब है उस पर भी आपको इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो लिबरलिज्म है उनका जो हम की थिंकर्स देखते हैं, जैसे जॉन लॉक है, इमैनुअल कांत है, जेरेमी बेंथम है, जे एस मिल है, वुड्रो विल्सन है, रॉबर्ट क्यूहन है, जोसेफ नाई है। इन लोग का मेन एजम्पशन ये है कि जो ह्यूमन नेचर है वो उतना भी खराब नहीं है। ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक है ह्यूमन नेचर को लेके, और ये कहते हैं कि ह्यूमन जो है उनके पास अपने अंदर में जो है बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बस ज़रूरत है तो इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करने की, इसको एक अच्छे वे में प्रेजेंट करने की। तो जो लिबरल स्कूल वाले थे, मैं इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा इस लेक्चर में, तो उन्होंने मेनली जो वर्ल्ड वॉर वन है उसके बाद यही समझा कि इसीलिए वर्ल्ड वॉर हुआ है क्योंकि हमने अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल नहीं किया, हमने ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए जो ह्यूमन के इस नेचर को कंट्रोल करे और हमें एक ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रदान करे। ऐसा ना हो कि हम एकदम एनार्किकल वर्ल्ड में रहें और वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है।
तो सबसे पहला जो अब अगर देखोगे लिबरल स्कूल का जो सोचने का तरीका है वो यहीं से डेवलप होता है। Talking about the historical context, so see, the philosophical underpinning of the liberal tradition dates back to the emergence of nation state after the Treaty of Westphalia in 1648. जो ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया हुआ था 1648 में, वहाँ से नेशन स्टेट का कंसेप्ट सामने आता है, विच वॉज इंडेड बाई 30 ईयर वॉर इन यूरोप। यूरोप में एक समय 30 ईयर वॉर चला था जिसमें बहुत सारे यूरोपियन कंट्री आपस में लड़ रहे थे, और मेनली वो लड़ते लड़ते आपस में उन्होंने ऐसा सोचा कि ये लड़ाई से किसी का फ़ायदा अल्टीमेटली हो नहीं रहा है, हो ये रहा है कि हम लोग और ज़्यादा अंडर डेवलप्ड होते जा रहे हैं और ज़्यादा हमें दिक्कतें आ रही हैं। तो उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक ट्रीटी करी कि अब हम आपस के मैटर में इंटरफेयर ही नहीं करेंगे। उसके बाद एक एज ऑफ इनलाइटनमेंट आता है। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ा है ढंग से तो आपको पता होगा कि रेनेसांस का एज आया था, और रेनेसेंस के एज के बाद इनलाइटनमेंट का एज आया था, विच गिव बर्थ टू द एडवोकेसी फॉर अ इंटरनेशनल पीसफुल ऑर्डर, जहाँ से ये बात हुई कि भाई अब हमें एक शांतिपूर्वक जो है वो दुनिया में व्यवस्था कायम करनी है। द थिंकर्स ऑफ एनलाइटनमेंट गिव आइडियाज ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, हार्मनी एंड कॉपरेशन अमंग द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेन स्टेट्स, कि अगर हम इंडिविजुअल लिबर्टी पे ज़्यादा ध्यान दें, अगर हम हार्मनी पे ध्यान दें, कॉपरेशन पे ध्यान दें, तो फिर हम ज़्यादा पीसफुल सोसाइटी बना पाएंगे। बहुत सारे थिंकर्स हैं इनलाइटनमेंट के, जैसे डेविड ह्यूम है, इमैनुअल कांत है, आइजैक न्यूटन है, न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, इन्होंने एक काइंड ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं वो लेके आए। इन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस दे। इनलाइटनमेंट हम क्यों बोलते हैं, इस एज को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो एक्सप्लेनेशंस थी ना बहुत सारी चीज़ों की, वो बहुत इरेशनल थी और वो मेनली बिलीफ और सुपरस्टिशन पे काम करती थी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो पहले लोग समझते थे कि जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है हमारा, यानी अर्थ है, वो सेंटर है और यूनिवर्स इसके चक्कर लगा रही है। तो इससे क्या होता था कि ये बहुत सारे फॉल्स इंटरप्रिटेशंस निकालते थे, और जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो बहुत ज़्यादा रैशनल नहीं था, वो बहुत ज़्यादा जो है सो थॉटफुल नहीं था, बहुत रेगरस वर्ल्ड ऑर्डर था, जहाँ पे लोग जो है वो एक ढंग का कंसेप्ट नहीं डेवलप कर पाते थे। पर इनलाइटनमेंट के समय में बहुत सारे थिंकर्स हैं, उन्होंने रैशनल एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट किया इन सब चीज़ों का। द अपरेंट फेलियर ऑफ द सिस्टम ऑफ बैलेंस ऑफ पावर formed in Europe through Treaty of Utrecht during the First World War demanded new principle for the organization of a peaceful world order, कि जो एक काइंड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर होता था। बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है वो आप समझो। बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है कि अब देखो, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के कारण सारे स्टेट को अपना अपना अधिकार तो मिल गया कि चलो भाई हमको जो मन है वो हम करेंगे, हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। बट उसके कारण हुआ क्या कि जब हम ऐसे सिचुएशन में रहते हैं कि जहाँ पे हमको अपनी सेफ्टी ही देखनी है, हमको पता नहीं है कौन हम पे कब अटैक कर देगा, तब हम अपनी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कभी हम अपने शक्तियों को, अपने वेपन्स को डेवलप करके बढ़ाते हैं। तो अगर हम अपने वेपन्स को डेवलप करेंगे तो जो सामने वाला बंदा है, जो सामने वाला एंटिटी है, उसको लगेगा कि अब मेरी पावर घट रही है, तो फिर वो अपने वेपन्स को डेवलप करेगा। और इससे क्या होता है, आर्म्स रेस हो जाता है कि दोनों के वेपन्स, दोनों अपने डेवलपमेंटल प्रोस्पेक्ट को छोड़ के और वेपन्स पे, अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में आप इंडिया पाकिस्तान का भी एग्जांपल देखो या इंडिया चाइना का एग्जांपल देखो, तो हम अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। ठीक है, अगर उतना ही खर्चा हम अपने डेवलपमेंट पे करते तो हो सकता था कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट और होता, बट वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने डिफेंस पे खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर है कि अगर हम कमज़ोर होंगे तो जो सामने वाला है वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ पावर। तो इस बैलेंस ऑफ पावर के कारण ही आप देखोगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, कि एक स्टेट दूसरे स्टेट पे डिपेंडेंट था, तो अगर एक वॉर में इन्वॉल्व हुआ तो दूसरा ना चाहते हुए भी वॉर में इन्वॉल्व हो गया, और ये एक प्रकार का डोमिनो इफेक्ट हुआ और पूरे के पूरे यूरोप में आप देखोगे कि वॉर हो गया। फॉर दिस पर्पस कि एक पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर को बनाया जाए, वुड्रो विल्सन ने चेयर किया था स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विच वाज एस्टैब्लिश्ड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स इन एवर्सथविथ। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको नोट कर लेने हैं। इस लेक्चर में आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी पता चलेंगी जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। जी जॉन एकेनबेरी एक थिंकर है, उन्होंने आउटलाइन किया था 3 फेज इंटरनेशनल लिबरल इंटरनेशनलिज्म के, कि इंटरनेशनलिज्म जो है वो कैसे एक पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कैसे डेवलप हुआ अलग अलग समय में।
तो उन्होंने लिबरल इंटरनेशनलिज्म 1.0 की बात की है, विच रिफर्स टू द आइडियलिस्टिक मोमेंट ऑफ इंटर वॉर पीरियड. इन दिस पीरियड आइडियल्स ऑफ मोरल लॉज एंड एथिकल प्रिंसिपल्स वर इन्वोक्ड टू बी फॉलोड बाय स्टेट्स टू एस्टैब्लिश पीस. इन्होंने बात करी कि एक जो फेज़ था जो मेनली वर्ल्ड वॉर 1 के बाद स्टार्ट हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 तक चला था, जिसको हम इंटर वॉर वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं. इसमें क्या हुआ कि जो थिंकर्स थे उनको लगा कि यार ये लड़ाई इसीलिए हुई है क्योंकि हमने ऐसा कोई मोरल लॉ डेवलप नहीं किया है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट पे एग्रेशन नहीं करेगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करेंगे, कॉपरेशन करेंगे. इसकी बात नहीं की हमने, बजाय हमने ये किया कि हमने एक दूसरे के पावर को मतलब क्या किया, बैलेंस करने की कोशिश करी. इसके कारण हमने बहुत सारे अलायंस कर दिए, बहुत सारे अपने वेपन्स डेवलप कर लिए. तो एक इथिकल प्रिंसिपल की ज़रूरत है इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में. ये लिबरल इंटरनेशनलिज्म 1.1 है. नाउ लिबरल इंटरनेशनलिज्म 2.0 स्टार्ट हुआ, जिसको हम मेनली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के समय में देखते हैं, जिसको लिबरल इंस्टीट्यूशंस के नाम से जाना जाता है. जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन का क्रिएशन हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्रिएशन हुआ, वर्ल्ड बैंक बना. तो ये सब क्यों बने? ये सब इसलिए बने ताकि हम एक वर्ल्ड गवर्नेंस की बात कर पाएँ कि जहाँ पे सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव मिले और वो एक पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर को बनाए. फिर लिबरल इंटरनेशनलिज्म 3.0 की हम बात करते हैं, विच मार्क्स द डिक्लाइन ऑफ वर्ल्ड हेजेमनी ऑफ अमेरिका एंड इमर्जेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर वेयर द इंटरनेशनल ऑर्डर इज ड्रिवन बाय ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस रादर देन सॉवरेन एक्टर्स. और फिर एक वर्ल्ड ऑर्डर आता है मेनली जो पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर है. एक तो आपने वर्ल्ड ऑर्डर समझा वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर जो 1648 से लेकर 1914 तक चलता है. दूसरा जो है वो है इंटर वॉर वर्ल्ड ऑर्डर जो 1914 से लेकर 1918 या जब तक वॉर चलती है 1919 तक होता है. एक है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड ऑर्डर या जिसको हम कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर भी बोलते हैं क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी. वी विल डिस्कस अबाउट कोल्ड वॉर और सब चीज़ों के बारे में हम अपने लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे. तो जो कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हुआ मेनली आफ्टर दिस वर्ल्ड वॉर 2, उसमें आपने देखा कि जो वर्ल्ड था वो बाईपोलर हो गया और वहाँ पे अमेरिका और यूएसएसआर की हेजेमनी हो गई और फिर अमेरिका की हेजेमनी ज़्यादा हो गई, है ना. आफ्टर आपको पता है 1991 में जो बर्लिन वॉल गिरा और उसके बाद कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तो एक अलग टाइप का वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हुआ जहाँ पे जो पावर थे वो अब डिक्लाइन हो रहे थे अमेरिका के हाथ से और वो नए नए सेंटर्स में जा रहे थे. जैसे चाइना है, इंडिया है, ये राइजिंग पावर. तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं. So this was the classification of liberal internationalism by जॉन एकेनबरी. तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं आपके जो नेट के पेपर होने वाले नेट के पेपर है उसमें, तो इसको आपको अभी के लिए नोट कर लेना है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द की प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरल ट्रेडिशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. इंटरनेशनल रिलेशन के की प्रिंसिपल्स क्या है? देखो, सबसे पहले तो इंटरनेशनल जो लिबरल ट्रेडिशन है वो बिलीव करता है कि रिजेक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स एज सॉल्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल रिलेशन. सबसे पहले तो है कि हम पावर पॉलिटिक्स को रिजेक्ट कर दें. हम ऐसी पॉलिटिक्स करें ही ना जो पावर से रिलेटेड हो कि भाई हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे, वो अपनी शक्तियों को बढ़ाएगा. दूसरा है कि हार्मनी ऑफ और बैलेंस अमॉन्ग्स्ट कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स. जैसे कि अगर दो स्टेट है, अगर दो नेशन स्टेट है, तो दोनों अपने आप में बैलेंस बनाएं और दोनों अपने आप में हार्मनी बनाएं. जैसे आप डेविड रिकार्डो की थ्योरी अगर आप समझोगे तो वो कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करते हैं कि हो सकता है कि कोई देश का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो लेकिन किसी देश का सर्विस कैपेसिटी ज़्यादा है, तो ये देश उसके लिए एडवांटेजियस पोजीशन में है और ये देश उसके लिए एडवांटेजियस पोजीशन में है, तो दोनों का बेनिफिट हो जाएगा और दोनों आपस में वॉर नहीं करेंगे. इसका एक और एग्जांपल मैं ये देता हूँ बार बार कि इंडिया चाइना में एक बहुत बड़ा वॉर क्यों नहीं हो सकता. उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे मटेरियल्स हम चाइना से ऐसे लेते हैं जिस पे हमारी बहुत बड़ी बड़ी इकॉनमीज टिकी हुई है, जो रॉ मटेरियल है. या चाइना भी हमारे यहाँ पे इतने सामान, इतने चीज़ों को बेचता है, मैन्युफैक्चरिंग हब है वो, कि उसका भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे यहाँ पे है. तो जब हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक हो जाएंगे तो हम ऑब्वियसली वॉर नहीं करेंगे, तो एक पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर बना रहेगा. तीसरा है जो लिबरल ट्रेडिशन है उसका प्रिंसिपल कि इन फेवर ऑफ कॉपरेशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम बजाय कन्फ्लिक्ट के कॉपरेशन पे ध्यान दें. एम्फेसाइजिंग अपॉन द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन नर्चरिंग स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन अमॉन्ग द नेशंस. कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल होना चाहिए. जैसे कि आप WTO का देख लो, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है. तो WTO क्या करता है? WTO हमें एक बहुत ही कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि हम इंटरनेशनल ऑर्डर में ट्रेड कर पाए.
अपना व्यापार कर पाए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दी प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरल ट्रेडिशन. नाउ मूविंग ahead, what are the key assumptions of international, liberal tradition of international school? इसका की assumption में पहला ये है कि ये मानते हैं कि ह्यूमंस आर रैशनल थॉटफुल क्रिएचर who will always choose cooperation over conflict to advance their interest. जो इंसान है, जो ह्यूमंस है, वो एक रैशनल और थॉटफुल क्रिएचर है. हम सोचने वाले व्यक्ति हैं, हम समझते हैं चीज़ों को. हम बहुत सारा काम ऐसे नहीं कर देते क्योंकि हम हमारा हमारा ग्रीड बहुत ज़्यादा हावी है. हम मोरल हैं, हमारे अंदर कुछ नैतिकता है. तो सबसे पहला तो ये हो गए. तो हमें कन्फ्लिक्ट अच्छा नहीं लगता, हमें कॉपरेशन अच्छा लगता है. सो दे हैव अ मोर ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर दैन रियलिस्ट. रियलिस्ट स्कूल के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. रियलिस्ट स्कूल के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि रियलिस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक है ह्यूमन नेचर को लेके. वो समझते हैं कि ह्यूमन नेचर इज़ वेरी ग्रीडी ब्रूटल. तो हम हमेशा वॉर करेंगे, हम हमेशा कन्फ्लिक्ट करेंगे. बट लिबरल जो है वो इस चीज़ को पॉजिटिवली देखते हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं हैं. It advocates for individual freedom, which is regarded as the best instrument for ensuring development of any society. वो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं. मार्केट हैज इट्स ओन सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म. जो लिबरल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन वाले लोग हैं वो मार्केट में बिलीव करते हैं कि जब आप ट्रेड करोगे, जब आप मार्केट में जाओगे तो फिर आपको मार्केट के रूल के अनुसार चलना पड़ेगा. और मार्केट कभी अलाउ नहीं करता. आपने देखा होगा कि जब भी वॉर होता है तो इकॉनमीज़ बहुत गिर जाती है, शेयर मार्केट डाउन हो जाता है, बहुत बहुत बड़ा सेटबैक लगता है. तो वन ऑफ द मेन रीज़न जो लिबरल स्कूल मार्केट के मैकेनिज्म में बिलीव करते हैं वो इसलिए क्योंकि अगर हम मार्केट में रहेंगे तो फिर ऑब्वियसली जो वॉर है वो कम जाएगा. इन अदर वर्ड्स, इट्स बिलीव इन नेचुरल हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट व्हिच विल एमिनेट फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स. ठीक है. सो दिस इज दी वी कैन सेड द अजम्पशन ऑफ लिबरल स्कूल. अब व्हाट आर द मेन थीम्स ऑफ लिबरलिज्म? लिबरलिज्म के अंदर में बहुत सारे थीम्स हैं. लिबरल स्कूल एक छोटा स्कूल नहीं है, इट्स एन वेरी ब्रॉड स्कूल. इसमें अलग अलग और भी हम कह सकते हैं सब पार्ट्स हैं जो अलग अलग चीज़ों में बिलीव करते हैं. जैसे सबसे पहला है इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म. तो इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म क्या मानता है कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड कोऑपरेटिव टाइज अमॉन्ग द नेशंस. अगर हम इकोनॉमिकली एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट होंगे तो कन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. This position can be traced back to commercial liberalism in 19th century. This form of liberalism emphasized the economic and international benefit of free trade. कि जब हम बात करते हैं फ्री ट्रेड की, अगर हम बांग्लादेश को देख लो, श्रीलंका को देख लो, या जहाँ बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ अगर हम इकोनॉमी वाइज अगर बात करें तो वहाँ पे हमारे रिलेशंस अच्छे हैं. अगर हम पावर कन्फ्लिक्ट की बात करें और कल्चरल बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे हमारे बीच में बहुत सारी इनिमिटी है, बहुत सारी दुश्मनी है. पर इकोनॉमी के बेसिस पे जो है सो हम दोस्त बन जाते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है सो कमर्शियल लिबरलिज्म की बात करें, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की बात करें. यहाँ के सबसे मेन थिंकर है वो है डेविड रिकार्डो. इट वॉज बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और टैक्सेशन लिखी 1817 में, और मैनचेस्टर लिबरल्स लिखे. सो रिकार्डो, कॉब्डेन, जॉन ब्राइट, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जो ये बताते हैं कि अगर हम इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हैं तो फिर हम वॉर कम करेंगे. एट द सेंटर ऑफ इट वॉज द बिलीफ इन द वर्च्यूज़ ऑफ फ्री ट्रेड, कि अगर हम फ्री ट्रेड करें, अगर हम ऐसा बैरियर ना लगाएं. आपने भी देखा होगा कि इंडिया का जो 1991 के पहले का इकोनॉमिक पॉलिसी था, जो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उससे पहले हमने अपने बॉर्डर्स को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर रखा था कि हम बाहर की चीज़ों को अपने अंदर नहीं प्रवेश करने देंगे. तो इससे क्या हो रहा था कि हम बहुत सारे कस्टम ड्यूटीज़ लगाते थे और हम ट्रेड बहुत लिमिटेड अमाउंट में करते थे. लेकिन ये जो थ्योरिस्ट है ये हमें प्रमोट करते हैं कि हम फ्री ट्रेड पे ज़्यादा ध्यान दें, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करें. कॉब्डेन एंड ब्राइट प्रेज्ड फ्री ट्रेड बिकॉज इट बिल्ड्स बॉन्ड ऑफ इटर्नल पीस. तो ये एक टर्म है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु कॉइंड द टर्म द बॉन्ड ऑफ इटर्नल पीस बिटवीन डिफरेंट रेसेस एंड नेशन. तो वो कॉब्डेन एंड ब्राइट थे. इसके बाद न्यू लिबरल स्कूल के स्कॉलर्स आते हैं, जैसे क्यूहन है, नाई है. सो दे गिव कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस. कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस क्या है? देखो, हो सकता है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये हुआ कि आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें एक ऐसा नहीं कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है.
ऐसा है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरा तीसरे पे डिपेंडेंट है, तीसरा चौथे पे डिपेंडेंट है। तो इससे एक बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का सिस्टम बन गया। जैसे आप देखो यूक्रेन और रसिया में वॉर हुआ, तो इससे सिर्फ यूक्रेन और रसिया की इकॉनमी प्रभावित नहीं हुई, इससे पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी प्रभावित हो गई। क्यों? क्योंकि आज के डेट में हम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेडली एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो क्योहन और नाई ने इसका कंसेप्ट दिया था, बाई विच दे इंडिकेटेड टुवर्ड अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसी अमंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लोबल ऑर्डर, wherein people and government of different countries get affected by what happens elsewhere in the world। तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी होता है तो उसका इफेक्ट अब हमारे यहाँ पे पड़ता है। द इंटरडिपेंडेंसी रेंज फ्रॉम इकोनॉमिक रेलम टू द रेंज ऑफ अदर इशूज लाइक क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन एंड ह्यूमन राइट्स। अगर आज आप देखो, एक वायरस ने पूरे के पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया, एक वर्ल्ड को देखने का नज़रिया बदल दिया। और कितनी बड़ी वी कंसिडर जो पैंडमिक आई वो कितनी बड़ी त्रासदी थी। स्टार्ट तो जो चाइना के किसी एक छोटे से जगह से हुआ था, लेकिन वो इतना बड़ा ग्लोबल फेनोमेना बना। क्यों बना? क्योंकि आज का वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेडली इंटरडिपेंडेंट है। नाउ देयर आर अगर लिबरलिज्म के अंदर में भी देखो तो दो प्रकार के लिबरल है। एक जो है वो वीक लिबरल्स है, एक स्ट्रॉन्ग लिबरल्स है। स्ट्रॉन्ग लिबरल बिलीव करते हैं कि इन्वायरमेंट ऑफ पीस होनी चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, इंटीग्रेशन होनी चाहिए, और ये इंटरनेशनल सिस्टम को बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। और वो एनार्किकल ऑर्डर में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर हमें एनार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर से अगर छुटकारा पाना है तो फिर हमें जो है कॉपरेशन और पीस पे ज़्यादा ध्यान पड़ेगा। वीक लिबरल्स जो हैं वो बिलीव करते हैं कि भाई देखो, एनार्की भी है और एनार्की के कारण भी इस बिहेवियर सेफ होता है स्टेट का। तो जो वीक लिबरल्स है ना, वो लगभग एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच को अपनाते हैं। वो कहते हैं देखो, इतनी भी चीज़ें अच्छी नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्डर में कहा जाता है कि नो वन इज़ योर फ्रेंड, नो वन इज़ योर एनिमी, एवरी वन इज़ अपॉर्चुनिस्ट। तो वो इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है ना। जैसे आज के डेट में आप देखो तो रसिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। यूक्रेन के पास अगर मान लो न्यूक्लियर वेपन होती तो रसिया हमला नहीं करता, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो रसिया ने हमला किया। भले ही आज के डेट में यूएन है और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, पर किसी ने हेल्प नहीं की। तो वीक लिबरल्स इसको मानते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर किसी का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है कि उसको ये करना ही है तो वो फिर अटैक करेगा। एनार्की का रोल है, बट हम इसको अपने, ऐसा भी नहीं है कि टोटली एनार्की का रोल है, हम इसको अपने लिबरल इंटरडिपेंडेंस से कम कर सकते हैं। इसके बाद दो पॉलिटिक्स का बात है। लिबरल जो ट्रेडिशन है उसमें एक हाई पॉलिटिक्स है, एक लो पॉलिटिक्स है। हाई पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो जहाँ पे कंसर्न जो होता है, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, उनका कंसर्न होता है सिक्योरिटी से, सर्वाइवल से। सबसे पहला कंसर्न क्या होगा हमारे भारत देश के लिए? पहला कंसर्न यही होगा ना कि हम सिक्योर रहें, हमारी आर्मी डेवलप्ड रहे, हमारा देश पहले सर्वाइव करे। तो इसको हम हाई पॉलिटिक्स के कैटेगरी में डालते हैं। फिर होगा लो पॉलिटिक्स का। लो पॉलिटिक्स में हम ये मानते हैं कि भाई देखो, ठीक है, सबसे पहले हमारा सिक्योरिटी होना चाहिए, सर्वाइवल होना चाहिए। उसके बाद जो इशूज़ बच गया, जैसे वेलफेयर का इशू बच गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का इशू हो गया, पॉलिटिकल जस्टिस का इशू हो गया। सो दिस इज़ रिगार्डिंग दी लो पॉलिटिक्स। तो यहाँ से हमने लिबरल स्कूल से स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म के बारे में पढ़ा और लिबरल स्कूल के बहुत सारे थिंकर्स और की अजम्पशंस को देखें। इस वीडियो में इतना ही। हम वीडियो को थोड़ा सा आधे घंटे के आसपास का रखेंगे ताकि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंगली ये चीज़ें समझ में आए, टॉपिक समझ में आए। और भी वीडियोस हम इसी टॉपिक पे अभी लाएंगे और हम इंटरनेशनल रिलेशन के सारे स्कूल को डिस्कस करेंगे, चाहे वो लिबरल हो, रियलिस्ट हो, कंस्ट्रक्टिव हो, सोशल कंस्ट्रक्टिव हो। तो वी विल डिस्कस एवरी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इन दिस सीरीज ऑफ वीडियो। और दीपक सर का जो सीरीज है उसमें हम पॉलिटिकल थ्योरी, WPT, IPT इन सब को पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। So thanks for watching this video, and if you have liked our work, अगर आपने हमारे काम को पसंद किया है तो you can subscribe our channel. Thank you.